नमस्कार दोस्तों, ये जो मेरे पीछे तस्वीर लगी हुई है ये 2025 अक्टूबर की रोहतक की तस्वीर है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। यहां पर एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हो गया था दोस्तों। 3 सैनिटेशन वर्कर्स थी जो कि ठीक से काम नहीं कर रही थी, स्लो काम कर रही थी और कुछ छुट्टियां भी ले रही थी। तो उनके सुपरवाइजर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, जिसके जवाब में सैनिटेशन वर्कर्स ने कहा कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं, या तो कहें सिंपल वर्ड्स में कि हमको पीरियड्स आए हुए हैं जिसकी वजह से हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सुपरवाइजर इस बात को नहीं माने और उन्होंने कहा कि आपको यह प्रूव करना होगा, जिसके लिए आपको बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतारकर अपने प्राइवेट पार्ट्स का फोटो खींचकर मुझको दिखाना होगा। और एक्चुअली ऐसा उन्होंने करवाया भी। धमकी दी गई कि आपको डिसमिस कर दिया जाएगा और एक कोवर्कर को उनके साथ भेजकर प्राइवेट पार्ट्स के फोटो खींचकर यह बात प्रूव की गई कि उनको मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं। उस समय उन्हें पीरियड्स आए हुए थे दोस्तों। अब यह बात वहां पर रुकी नहीं, यह बात फैल गई। जब ये बात स्टूडेंट्स तक पहुंची तो दे हैव स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट। ये बात जब मैनेजमेंट तक गई यूनिवर्सिटी की तो इमीडिएट एक्शन लिया। अब वो जो सुपरवाइजर था उनको निकाल दिया गया, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी बिठा दी गई। साथ ही साथ में SC/ST एक्ट के प्रोविजंस लग गए, भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रोविजंस लग गए रिलेटेड टू हैरासमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस दोस्तों। बट ये बात वहां पर भी नहीं रुकी, ये बात और ऊपर तक गई एंड सुप्रीम कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू। अब ये अक्टूबर की बात है गत वर्ष की 2025 की और हम 2026 में हैं दोस्तों। जनवरी में है, जनवरी खत्म होने वाला है और खत्म होती हुई जनवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ दिया है, राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन या फिर कहें कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ। दोस्तों आर्टिकल 21 बार बार इंटरप्रेट होते रहा है और अब एक बार और इंटरप्रेट हो गया है, थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर शोइंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस इशू ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन अवर कंट्री। दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एब्सेंस ऑफ सेफ and hygienic menstrual management measures undermines dignified existence। dignified existence दोस्तों ये बात बहुत जरूरी है, ये वर्ड बहुत जरूरी है। अगर आप आर्टिकल 21 को देखें ध्यान से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। जो लाइफ, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में बोला गया है, ये कोई एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस डिग्निफाइड होना चाहिए। और डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं। आपको क्लीन एयर चाहिए, आपको क्लीन वाटर चाहिए, आपको रात की स्लीप चाहिए, आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तभी तो डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस होगा। और महिलाओं की समस्याएं थोड़ी अलग होती हैं। ये एक और राइट है जो आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है और महिलाओं को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा दोस्तों। ये इसके पहले महिलाओं के लिए सेंसिटिविटी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और भी राइट्स जोड़े थे आर्टिकल 21 के अंदर, इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 21 को। जैसे कि राइट टू मैरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वुमेन। हमारे देश में महिलाएं अपने हिसाब से, अपनी पसंद से शादियां नहीं कर पाती हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए जिससे एक महिला शादी नहीं करना चाहती। साथ ही साथ में बॉडीली इंटीग्रिटी की भी बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय पहले। और अब ये एक तीसरा राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा है। प्राइवेसी की भी बात कही है, आर्टिकल 14 की बात हुई है इस जजमेंट में, आर्टिकल 21 की तो बात हुई है और यहां तक नहीं, आर्टिकल 21A का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर प्रॉपर हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल फैसिलिटीज ना होने की वजह से आर्टिकल 21A का भी हनन होता है दोस्तों। तो सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे। पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए आप इन 4 सवालों को देखिए। ये 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे ये जजमेंट सुनाते समय, और इनके क्या आंसर्स होने चाहिए दोस्तों मेरे को कमेंट सेक्शंस में आप लिखकर भेजिए। आपको भी जानना बहुत जरूरी है, एक ओपिनियन बनाना बहुत जरूरी है इन मुद्दों के ऊपर। देखिए दोस्तों, लैक ऑफ जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स एंड मेंस्ट्रुअल एब्जॉर्बेंट्स वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है और
जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स क्या होते हैं दोस्तों? सिंपल है, देखिए स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर विमेन के लिए या कहें कि गर्ल्स के लिए और मैन के लिए या कहें कि बॉयज के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, अर्बन एरियाज में भी हैं और रूरल एरियाज में तो हैं ही, जहां पे अलग अलग सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स नहीं है। तो क्या ये आर्टिकल 14 का हनन है? मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, राइट टू डिग्निफाइड मेंस्ट्रुअल हेल्थ फॉर्म्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अगर डिग्निफाइड मेंस्ट्रुअल हेल्थ विमेन को दी जाए और ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, तो क्या आर्टिकल 21 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है? ये एक दूसरा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के पास था। देखिए, राइट टू इक्वालिटी की बात करें दोस्तों, मैं 2 मिनट में आपको बता दूं कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो गरीब परिवार से आती हैं, उनके पास ये सैनिटरी नैपकिन्स कहें या एब्जॉर्बेंट्स कहें नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ अननेचुरल मीन्स की तरफ भी चली जाती हैं, जैसे पेपर्स का यूज करना या फिर क्लोथ्स का यूज करना या फिर नॉर्मल नैपकिन्स का यूज करना, और उसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। आप यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात थोड़ी बढ़ गई तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है दोस्तों। बहुत ज्यादा महिलाएं, बच्चियां छोटी छोटी इस प्रॉब्लम से जूझती हैं। तो आप अब सोचकर देखिए, एक ऐसी महिला या एक ऐसी छोटी सी बच्ची जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रही है और उसके पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है क्योंकि वो गरीब है। प्लस आप एक दूसरा सिनेरियो लीजिए, एक दूसरी लड़की जिसके पास ये सुविधाएं हैं और उसके बाद मेंस जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो आपको इनइक्वालिटी नहीं दिख रही है क्या? आपको नहीं दिख रहा है क्या? यहां पर एक महिला या फिर कहें कि एक बच्ची जो स्कूल में है या फिर कॉलेज में पढ़ रही है, जिसके पास फैसिलिटीज नहीं है नैपकिन खरीदने की, और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास हैं, तो ये एक इक्वालिटी का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। देखिए दोस्तों, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी अगर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई तो यहां प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी है, पुरुषों और महिलाओं के बीच बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी कुछ ना कुछ रहती है, इस पे कोई डिबेट नहीं है, वो हम सबको दिखता है। बट दोस्तों, अगर ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द फेलियर ऑफ आवर स्टेट, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द फेलियर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विच आर एनश्राइंड एवरीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के अंदर लिखी हुई है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखी हुई है। दोस्तों, इस चीज पर ध्यान देना है। तो ये 2 सवाल हैं। तीसरा सवाल, सच डिनायल अफेक्ट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन अंडर आर्टिकल 14। अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, सैनिटरी पैड्स वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं लगातार, या फिर कहें कि स्कूल के पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि प्रॉपर हाइजीनिक वे में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, उस केस में दोस्तों क्या होगा? अपॉर्चुनिटी लूज होगी, क्योंकि ये बच्चियां फिर स्कूल नहीं आ पाएंगी, कॉलेज नहीं जा पाएंगी, या फिर जा भी पाएंगी तो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में सारे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगी। तो देखिए आप, अपॉर्चुनिटी तो लूज हो रही है, पार्टिसिपेशन भी लगातार कम होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे इट वायलेट्स आर्टिकल 21A। 21A राइट टू एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू एजुकेशन एक मल्टीप्लायर आर्टिकल है दोस्तों। राइट टू एजुकेशन होने के लिए बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो पहले इंप्लीमेंट होने चाहिए, तब जाके आप राइट टू एजुकेशन ध्यान से दे सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं देश के अंदर। उसमें से एक ये भी है। और आर्टिकल 21 एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसी के अंदर मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी इंटरप्रेट किया गया है। और जो आर्टिकल 21A है, यह भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। एक जो बड़ा पर्सपेक्टिव है उसका पार्ट है राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों, अब ये तो 4 क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया है, बहुत खूबसूरती से आंसर किया है। अब दोस्तों, आप सब भी
कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। थोड़ा अपना दिमाग चलाइए, ओपिनियन बनाने की कोशिश करिए। अब हम इस पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला क्या। देखिए, डायरेक्शन इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, पहला डायरेक्शन क्या है? ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मस्ट एंश्योर एवरी स्कूल हैज फ्यू थिंग्स। देखिए, ऑल द स्टेट की बात की है, सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरी। एवरी स्कूल की बात की है, कहने का मतलब है अर्बन एरियाज में हो, रूरल एरियाज में हो। एवरी स्कूल की बात की है, इसका मतलब प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट ओन्ड हो। इन सब में कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स, बॉयज का, गर्ल्स का, मेंस का, विमेन का, इनका टॉयलेट अलग अलग होगा। फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट, और फंक्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टॉयलेट बना दिया, वो चलता नहीं है, वहां हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है, वहां सोप नहीं है, वहां सफाई नहीं होती है, ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। फंक्शनल होना चाहिए, जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट होना चाहिए। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई। टॉयलेट के अंदर अगर पानी नहीं आएगा तो टॉयलेट की आत्मा है ही नहीं, बिना पानी के तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। तो पानी, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई वहां होनी चाहिए। और ये देखिए, राइट टू एजुकेशन अगर आपको इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड के ऊपर, तो ये सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करना होती है। बहुत डीप लेवल पे ये इश्यूज हैं देश के अंदर जिसको सॉल्व करना है। आप आगे जाकर अफसर बनेंगे, आपको ये सब समझना बहुत जरूरी है। प्राइवेसी एंड हाइजीन एंड एक्सेसिबिलिटी मस्ट बी देयर। भाई, अगर आपने 2 किलोमीटर दूर बाथरूम बना दिया तो उसका क्या मतलब है? एक्सेसिबल तो होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, साथ में वहां वो हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, होनी चाहिए वहां पर। और प्राइवेसी, आप सोच के देखिए, एक बाथरूम है, उसमें 6 आपने खिड़कियां बना दी हैं। जो गर्ल चाइल्ड है या फिर कहें जो बच्चियां वहां पे पढ़ने आ रही हैं, उनको सेफ ही नहीं लगता है, उनको प्राइवेसी फील नहीं होती, तो वो वहां क्यों जाएंगी? और फिर उनका पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो जाएगा। जब उनको पीरियड्स आए हुए होंगे या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होंगी, तो वो स्कूल में ही नहीं आएंगी या कॉलेजेस में जाएंगी ही नहीं। हमको ये नहीं करना। इसके लिए प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है, हाइजीन होना और एक्सेसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। टॉयलेट्स की, टॉयलेट हाइजीनिक होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, वहां प्राइवेसी होनी चाहिए। फैसिलिटीज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। आप सोचकर देखिए, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था यहां पर, अगर ये गर्ल चाइल्ड जो कि पुअर गर्ल चाइल्ड है एंड कैन नॉट अफोर्ड द एब्जॉर्बेंट नैपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन्स, थिंक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन शी इज पुअर एंड एट द सेम टाइम शी इज डिसेबल्ड, तो प्रॉब्लम मल्टीफोल्ड हो जाती है। तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग से फैसिलिटीज होंगी दोस्तों। अर्बन एरियाज में स्कूल कॉलेजेस हो, रूरल एरियाज में स्कूल कॉलेजेस हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सब जगह ये चीजें लागू होने वाली हैं। अगला चीज जो सुप्रीम कोर्ट बोला है, फ्री ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स फॉर ऑल एडोलेसेंट गर्ल। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से अपने आप डिग्रेड हो जाता है। अगर उस सैनिटरी पैड को आप यूज करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन का, वो बहुत आसान होना चाहिए। और इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं। ASTM D6954 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सैनिटरी नैपकिन्स होना चाहिए एंड दे शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द एडोलेसेंट गर्ल्स। ये याद रखिएगा, ये उस बच्ची और या फिर उस डिसेबल बच्ची के पार्टिसिपेशन के लिए है एजुकेशन में, नहीं तो इनकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। बहुत जरूरी है, दीज मटेरियल्स मस्ट बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ देम, तभी तो आप इक्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे सोसाइटी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक तीसरी डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, एस्टैब्लिश मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स इन द स्कूल। कुछ ऐसे कॉर्नर्स होने चाहिए, और ये कॉर्नर्स का क्या काम होगा? इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ पैड्स, स्पेयर यूनिफॉर्म्स एंड इनरवियर। देखिए, कुछ भी इमरजेंसी अगर होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के द्वारा या फिर रिलेटेड विद द पीरियड्स व्हेन द women आर सफरिंग बिकॉज ऑफ फ्यू बायोलॉजिकल इश्यूज विद देम, तो उस समय कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, और उस इमरजेंसी को पार पाने के लिए, उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए आपके पास एक कॉर्नर्स होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां पर
पैड्स की अवेलेबिलिटी होगी। पैड्स कैसे होंगे? ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड्स होंगे, इन स्टैंडर्ड से मिले हुए होंगे, साथ ही साथ में स्पेयर यूनिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है यूनिफॉर्म्स जो रहती हैं वो खराब हो जाती हैं, तो आपको एक दूसरी यूनिफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां एक स्पेयर यूनिफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उस बच्ची का, उस लड़की का मजाक ना बने बच्चों के बीच में। सो दिस स्पेयर यूनिफॉर्म इज वेरी मच नीडेड। देखिए सुप्रीम कोर्ट कितने डीप तक गया है, हर एक छोटी बात को ध्यान रखते हुए ये जजमेंट निकाल के लेकर आया। आगे, एड्रेस द मेंस्ट्रुअल इमरजेंसीज विथ डिग्निटी। अब दोस्तों एक बार आपने पैड्स को अवेलेबल करवा दिया तो उसका डिस्पोजल एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए प्लास्टिक तो डिस्पोज नहीं होती है ना, और अनफॉर्चुनेटली जब अवेलेबिलिटी नहीं होती है पैड्स की तो बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लोथ्स का यूज करना, पेपर्स का यूज करना। समटाइम्स आपके जो नैपकिन पैड्स बने होते हैं वो प्लास्टिक से भी बने होते हैं। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो डिस्पोजल के लिए क्या किया जाए, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं। सेफ एंड हाइजेनिक डिस्पोजल मैकेनिज्म हैज टू बी देयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस। आगे, कवर्ड बिन्स ऑफ ऑल टॉयलेट। ऐसा बिन खुला हुआ नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर क्या डाला है सबको दिख रहा है, कवर्ड बिन होने चाहिए। डिस्पोजल कंप्लेंट विथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंप्लाइंट विथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल बने हुए हैं, उनको कंप्लाई करना है। तो दोस्तों बहुत डीप लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, पॉलिसी कौन सी? मैंडेटरी पैन इंडिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स। ये एक पॉलिसी है 6 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चियों के लिए। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उन्होंने कहा इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट स्कूल्स एवरीवेयर इन द अर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज एज वेल। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बहुत ही एक जेंडर सेंसिटिव इशू को उठाया है और आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ दिया गया है। विमेन की डिग्निटी पर वापस से बात उठी है और विमेन की डिग्निटी से रिलेटेड एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर बीइंग सो सेंसिटिव अबाउट दिस इशू। देखिए हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों महिलाएं हैं दोस्तों, और हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप देखेंगे तो 35 साल से नीचे के बहुत सारे लोग हैं। मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 इयर्स ऑफ एज, और इसमें आधी जनसंख्या औरतों की है। और ये सारी की सारी महिलाएं कभी ना कभी अपने लाइफ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। इसको एक फंडामेंटल राइट बनाना बहुत ही अच्छा डिसीजन है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इसी नोट पर दोस्तों मैं इस बात को खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।